हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग अपनी वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी चार्ज के वजह से उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आपको एक बात और पता होगी कि आप चार्ज से जितना दूर जाएंगे फील्ड आपका उतना ही कमज़ोर होता जाता है। यानी हर पॉइंट पर फील्ड की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अब किस पॉइंट पर फील्ड की क्या वैल्यू है उसको बताने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक हो गया हमारा फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा हो गया हमारा पोटेंशियल। फील्ड इंटेंसिटी जो था वो आपका वेक्टर क्वांटिटी था, जबकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और आप सभी को पता है पोटेंशियल जो है उसके साथ डील करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। जबकि फील्ड इंटेंसिटी वाले केस में डायरेक्शन का पंगा था, इस वजह से चीज़ें मुश्किल हो जाती थी। तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चार्ज की वजह से मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी भी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस फील्ड को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला हो गया हमारा फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा हो गया हमारा पोटेंशियल। अब फील्ड इंटेंसिटी जो था हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, जबकि हमारा जो पोटेंशियल था वो एक स्केलर क्वांटिटी था। और दोनों के थ्रू ही हम किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू को ही बताते हैं। बट पोटेंशियल को पढ़ना रिलेटिवली ईजियर यानी ज़्यादा आसान है। सो बात समझ में आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स में आपका पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। फिजिक्स में जो चीज़ डिफाइंड है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम एक बार पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देन उसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो आप ये समझिए कि जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज Q की वजह से, और इस फील्ड के अंदर आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आपको पता है कि हर पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू अलग अलग होता है। इसका मतलब हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मान लेता हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, और मुझे देखना है इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का अंतर क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसका जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो आपसे क्या कहता है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उसके लिए आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना होगा। और ऐसा करने में आप जो भी वर्क करेंगे वही उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है। अब पंगा ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हो। तो कोई बात नहीं, जो चार्ज है आप उसे लेकर चले जाइए। सो मान लेता हूँ मेरे पास Q0 चार्ज था, तो मैंने कहा काम करता हूँ, ये जो मेरा Q0 चार्ज है इसको पॉइंट A से B तक ले जाता हूँ। और सपोज दैट ऐसा करने में जो मेरा वर्क हुआ वो WAB है। ठीक है, लेकिन मुझे जो वर्क डन देखना था वो तो यूनिट चार्ज के लिए देखना था, जबकि ये जो वर्क डन है तो Q0 चार्ज के लिए। तो कोई बात नहीं, आप इस पूरे वर्क डन को अगर इस पूरे चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाएगा, और वही तो आपको चाहिए था। तो आपने क्या किया, टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करने से आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है, यानी कि हमेशा VB माइनस VA होता है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक सा फॉर्मूला है और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सो बात समझ में आती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने का जो भी वर्क डन है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो, इस फील्ड के अंदर मैं जब इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं मूव कराना, यह मूव कराने के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो क्या ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो बातें क्या हैं।
तो पहले तो आपको मैंने क्या बोला था कि भाई कोई भी चार्ज है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये सपोज दैट चार्ज था, इसकी वजह से ये उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस फील्ड में आपने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना था तो उसके लिए आपने क्या किया था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए थे, और ऐसा करने में जो भी आपका वर्क डन आया था वही उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो आपने क्या किया, टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया था। लेकिन देखो, जब चार्ज को मूव कराएंगे ना, तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे कोई दूसरा फील्ड हो, यानी चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो, और चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई सा भी फील्ड हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा रहे हैं तो हमेशा आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराइए। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट करने का बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता है। ठीक है, यानी अगर आपने किसी बॉडी को मूव कराया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता है और उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता है। अब सोचो, अगर हम बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें जो चेंज आ रहा है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं करेगा। तो उस केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे वर्क डन की मदद से। सो बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट रखने का आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और फिर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब सोचिए, अगर इस फील्ड में आप चार्ज्ड पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये चार्ज है और इसकी वजह से इसके चारों तरफ फील्ड है और उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लिया जाए मेरा जब चार्ज पार्टिकल यहाँ था, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा Q0 और ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा होगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। अब सोचो, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और इसको मूव कराने के लिए मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, अगर वो इस डायरेक्शन में लगा दूं और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो, तो इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बात समझ में आ रही है? आपको वेलोसिटी कांस्टेंट करना था, इसके लिए आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। यानी ध्यान रखिए कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे फील्ड के अंदर तो वहाँ उस पर जो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या है कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि भाई जो मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूँ उसे मैं हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराऊंगा, जिससे कि उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और चेंज ना आने की वजह से आपका जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और इसी में जो आपका सेकेंड पॉइंट था वो क्या कहता था कि अगर आप चार्ज्ड पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उसके लिए आपका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। और नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा? तो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों का वैल्यू बराबर हो और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर ऐसा होगा तो आपका चार्ज्ड पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि F इजिकल टू एम में होता है ना, F इजिकल टू एम में। अब सोचो, अगर F को जीरो कर दोगे तो A ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ना। और एक्सेलरेशन होता था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो,
तो किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? तो जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। सो बात समझ में आ रही है? तो ये जो 2 पॉइंट्स थे ये बहुत मेन पॉइंट्स थे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो कि आपको क्लास 11th में भी कई बार पढ़ाया गया होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम में भी आया था या आता रहता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो बेसिक डेफिनेशन कहता था आपसे, वो यही कहता था कि भाई आप किसी भी बॉडी को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो ऐसा करने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और आप किसी बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, और सपोज दैट आपने जो वर्क किया वो W है। कल को अगर आप इसी बॉडी को इस रास्ते से ले गए और फिर से आपका वर्क W आ गया, और उसके अगले दिन आप इस रास्ते से ले गए और फिर से आपका वर्क W आ गया, इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। भाई पाथ कुछ भी है, वर्क सेम आ रहा है। अगर आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता तो मेरे भाई पाथ के चेंज होने पर वर्क भी तो चेंज कर जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस भी फोर्स के द्वारा ये वर्क हुआ होगा वो फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सो ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हम उसी फोर्स को कहते हैं जिसके द्वारा क्या हो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, और वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स से बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको क्लास 11 में बताए गए थे, जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था। तो ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल थे। सो बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहाँ पे जो आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स लगा रहे हो, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो भी आपका कंजर्वेटिव ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की, वो भी आपको ध्यान रखना है। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर कोई भी क्लोज्ड लूप है, अगर कोई भी क्लोज्ड लूप है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप किसी बॉडी को पॉइंट ए से बी तक ले गए, इस दौरान जो आपने वर्क किया वो WAB है। फिर आप बॉडी को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले गए और इस बार आपने जो वर्क डन किया वो WBA है। तो यहाँ पर लूप कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? भाई जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच गए। तो अगर आप इस क्लोज्ड लूप की बात करोगे तो इस क्लोज्ड लूप में ये जो टोटल वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी WAB प्लस का WBA हमेशा 0 होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो ना कि आपका जो WAB है वो नेगेटिव ऑफ WBA है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है तो वहाँ पे वर्क की जो वैल्यू होगी वह हमेशा सेम आएगी, चाहे बॉडी को पॉइंट ए से बी ले जाओ और चाहे पॉइंट बी से ए ले जाओ। बस फर्क जो आएगा वो सिर्फ इस बात का आएगा कि अगर WAB पॉजिटिव का है WBA नेगेटिव का हो जाएगा। सिर्फ नेचर का अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपके काम आने वाले हैं। ठीक है ना, पूरे चैप्टर्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे, बहुत सारी डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी मैं यहाँ पे आपके नोट्स बनवा रहा हूँ वो आपको PDF के फॉर्म में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सी कहानी आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की कि भाई पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था अभी, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता था कि आपके दोनों पॉइंट जो थे फील्ड के अंदर थे। बट जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है वो फील्ड के बाहर लेकर चलना होगा। यानी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस चार्ज Q की वजह से, और यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स आपने कंसिडर कर लिए थे पॉइंट A और B, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके फील्ड के अंदर हुआ करते थे। और अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर जाते थे तो इसमें जो भी आपका वर्क डन होता था वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता था। बट जब बात आप पोटेंशियल की करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट A है इसे आपको फील्ड के बाहर मानना पड़ेगा, और अब आप यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या Q0 चार्ज को मूव करा के लाएंगे पॉइंट B तक,
और ऐसा करने में आप जो भी वर्क डन करेंगे वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाला अपना बेसिक फॉर्मूला पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बटे में Q0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई पॉइंट फील्ड के बाहर है तो इसका क्या मतलब है। तो देखो इस चार्ज के इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस चार्ज का इफेक्ट तो सिर्फ इस रीजन में है ना, यानी अगर हम इस रीजन के बाहर चले जाएंगे तो इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यानी ये जो पॉइंट ए है ये इस चार्ज के रीजन से या उसके इफेक्ट से बाहर है। और आप समझ लीजिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई इन्फिनिटी का क्या मतलब है, तो इन्फिनिटी का मतलब जनरली आप लोग कहते हो भाई बहुत जो बड़ा होगा उसे हम इन्फिनिटी कहेंगे। ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब है कि वो चीज़ जो आपकी पहुंच के बाहर हो उसे आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 25 किलोग्राम ऑफ मास इज एन इनफाइनाइट मास फॉर यू, तो आप कहेंगे नहीं सर 25 किलोग्राम तो क्या है, हम तुरंत उठा लेंगे। बट वहीं अगर मैं पूछूं कि ये जो 25 किलोग्राम मास है क्या ये एक चींटी के लिए इनफाइनाइट मास है, तो आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि चींटी के लिए तो बहुत बड़ा मास है। तो इन्फिनिटी का मतलब वो चीज़ जो आपकी पहुंच के बाहर हो उसे आप इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो सोचो ये जो पॉइंट ए है वह भी इस चार्ज के फील्ड के बाहर है ना, यानी इसकी पहुंच के बाहर है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा पॉइंट ए है ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट फील्ड के बाहर है इसका मतलब वो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती थी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की क्या वैल्यू है उसको बताने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, यानी पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू को बताता है। तो भाई जहाँ फील्ड ज़्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, जहाँ फील्ड कम होगा वहाँ पोटेंशियल कम आएगा। और सोचो जहाँ फील्ड ही ना हो वहाँ तो वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि जो पॉइंट ए है ये फील्ड के बाहर है, तो अगर फील्ड के बाहर है इसका मतलब यहाँ फील्ड नहीं है ना, तो अगर यहाँ पर फील्ड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना VB माइनस 0 इज इक्वल टू, और मैंने क्या बताया था कि आपका पॉइंट ए जो है वो फील्ड के बाहर है, यानी एक तरह से कहा जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि मैं जो चार्ज है उसे इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ला रहा हूँ। तो ये जो हमारा वर्क डन होगा वो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक का होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो ये हमारा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, और ऐसा करने में जितना भी आप वर्क डन करेंगे वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। सब बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर आपको पोटेंशियल देखना है किसी भी पॉइंट पर तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए। और कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी इन्फिनिटी उस पॉइंट तक लेकर आने में जो भी आपने वर्क डन किया होगा वही आपका पोटेंशियल होगा। और हमने क्या बताया कि जब आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए आपको एक एजम्पशन करना है, और वो एजम्पशन क्या था कि जो पॉइंट है आपका वो फील्ड के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट आपका फील्ड के बाहर होने की वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट होगा आपका वोल्ट। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो इसे जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो वर्क डन का SI यूनिट हो गया जूल और चार्ज का SI यूनिट हो गया कूलाम। तो यही कूलाम जब ऊपर जाएगा तो पर कूलाम हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पोटेंशियल का जो SI यूनिट है वो वोल्ट होगा या फिर जूल पर कूलाम होगा। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों अभी हमने पोटेंशियल का देखा था फॉर्मूला, और वो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आया था। अब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डराइव करेंगे कि भाई किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो अब हम उसको समझते हैं। तो देखो मान लिया जाए कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है Q, और इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट P पर देखना है कि पोटेंशियल कितना होगा।
तो ऑब्वियसली आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस दिया जाएगा, यानी यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन होगी, एक तो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना वो बताया जाएगा, दूसरा जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट का दूरी भी दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको पता होंगी। अब आपको बेसिकली करना क्या है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल देखना। तो ये कैसे देख सकते हो, तो आपका जो डेफिनेशन था वो क्या कहता था कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल देखना है तो आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, और ऐसा करने में जो भी आप वर्क डन करोगे वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो अगर मुझसे कहा गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है और इसमें देखना होगा कि कितना वर्क डन करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाओगे तो यहाँ जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो आप चार्ज को फील्ड के बाहर से लेकर फील्ड के अंदर आ रहे हो, तो जब तक फील्ड के बाहर है तब तक तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मुझे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। लेकिन जैसे ही चार्ज फील्ड के अंदर आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स के केस में बॉडी को चाहे आप पॉइंट ए से बी तक ले जाओ और चाहे बी से ए तक ले जाओ, वर्क डन दोनों केस में सेम आएगा, फ़र्क सिर्फ उनके नेचर का होता है। यानी अगर WAB वाला वर्क डन पॉजिटिव है तो WBA वाला वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो सोचो अगर मुझे वर्क डन देखना है तो चाहे मैं इन्फिनिटी से पॉइंट P का देख लूँ और चाहे P से इन्फिनिटी तक का देख लूँ, वर्क डन का वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, बस अंतर नेचर का होगा। तो मैंने काम करते हैं, इन्फिनिटी से P वाला मुझे बोला गया था, मैं P से इन्फिनिटी वाला निकाल लेता हूँ। तो सोचो अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से इन्फिनिटी तक ले जाओगे, इसमें वर्क डन कितना होगा। तो जब भी आपको वर्क डन निकालना होता था तो उसकी जो बेसिक कंडीशन थी वो ये थी कि भाई पहले ये चेक करो कि जो वर्क डन है वो एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा है कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा। अगर कांस्टेंट फोर्स है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, वर्क डन आ गया। बट अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे आप पूरा वर्क डन एक साथ नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पहले आप एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं, उसके लिए वर्क डन निकालते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो अब सोचो अगर आप चार्ज्ड पार्टिकल को पॉइंट P से इन्फिनिटी ले जा रहे हो तो जैसे जैसे चार्ज्ड पार्टिकल आपका पॉइंट चार्ज से दूर जाता जाएगा फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, यानी चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स कम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज्ड पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो भी तो कम ही लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा है। तो मैं टोटल वर्क डन एक साथ नहीं निकाल सकता। तो मैंने क्या किया, रास्ते में कोई दो पॉइंट्स ले लिए A और B। तो अगर मान लो कि यहाँ रास्ते में कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है ये बहुत ही कम है, ठीक है। भले ही आपको इस फिगर में देखने में ये दोनों पॉइंट दूर दूर लग रहे हो, बट इन रियलिटी आप समझ के देखिए कि ये पॉइंट बिल्कुल अगल बगल के पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो मैंने dx दे रखा है। dx मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब सोचो अगर ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अगल बगल के तो क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ से आप पॉइंट A का दूरी लिखो और चाहे B का, दोनों का दूरी तो x ही होगा ना, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ इस चार्ज से x डिस्टेंस पर अगर मुझे देखना हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आ जाएगा। तो सोचो अगर आप इस Q0 चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहे हो तो पहले ये सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो इस तरफ लगाना है, ठीक है। और आपको पता है कि आप चार्ज पार्टिकल को हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते थे, तो वेलोसिटी केवल और केवल तभी कांस्टेंट हो सकती है जब ये दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन देखना चाहूँ कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन, तो dW इजिकल टू F एक्सटर्नल वैक्टर डॉट dx वैक्टर और A वैक्टर डॉट B वैक्टर, तो A वैक्टर का मोड B वैक्टर का मोड और cos थीटा, थीटा बोले तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। एक बार सोच के देखो आपका dx वेक्टर इधर की तरफ है और F एक्सटर्नल इधर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो एंगल आपका 180 का हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू -1,
ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का एफ एक्सटर्नल इनटू में डी एक्स। और आपको पता है ना कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के ही बराबर होता है। तो जहां आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है उसकी जगह अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हो एफ ई इंटू डी एक्स, और एफ ई की वैल्यू जगह के क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर। तो ये तो मैंने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। अब इसी स्मॉल वर्क डन को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W, और ये कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW बोले तो माइनस का के क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो dx के रिस्पेक्ट में है, और अगर इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में है तो आपको जो लिमिट्स लगाना है वो भी डिस्टेंस का ही लगाना है। तो सोचो डिस्टेंस की जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, तो आप चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P से इन्फिनिटी तक लेकर गए ना, तो पॉइंट P का जो दूरी है वो r है, और जो इन्फिनिटी का दूरी है वो इनफाइनाइट है। यानी आप चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा रहे हो। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाओगे तो क्या कहानी बनने वाली है। तो पहला तो कंसेप्ट यही है कि भाई जो जो कांस्टेंट है सब इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो k कांस्टेंट है और बाकी ये जो दोनों चार्ज है ये दोनों चार्जेस की वैल्यू भी फिक्स है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बाहर चले जाएंगी। तो माइनस का के क्यू नॉट, तो ये तो बाहर चला गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से जो जो कांस्टेंट था इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो माइनस का के क्यू नॉट बाहर चला गया, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक। सो बात समझ में आती है। अब इसके अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा, तो W इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ W इजिकल टू माइनस का के क्यू नॉट तो बाहर चला गया था, बचा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक था। तो माइनस का के क्यू नॉट तो बाहर चला गया, और देखो हमारा जो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन, और प्लस का कांस्टेंट। तो भाई मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसमें तो x मेरा ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ पर जो x है आपका वो नीचे की तरफ है, तो इसे आपको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। तो अगर आप इसे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -2 आ जाएगा, और लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो माइनस का के क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, तो x की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन, इंटीग्रेशन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू नॉट, और ये आ जाएगा x का पावर -1 बटे में -1, और लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट होनी है वो तो x में पुट होनी है, -1 का कोई रोल है नहीं, तो इसको अगर आप बाहर निकालोगे तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो अल्टीमेटली बचेगा के क्यू नॉट, और x की पावर -1 को आप 1/x लिख सकते हो, लिमिट्स आपका r से लेकर इन्फिनिटी तक। अब के क्यू नॉट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट डाल दो और एक बार लोअर लिमिट, तो के क्यू नॉट और 1/∞ 0 माइनस का 1/r, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा माइनस का के क्यू नॉट बटे में r, और ये जो वर्क डन आया है आपको ये कहाँ से कहाँ तक आया है, तो पॉइंट P से लेकर इन्फिनिटी तक का, क्योंकि आपको पता है ना कि आप चार्ज पार्टिकल को P से इन्फिनिटी तक लेकर गए थे, लेकिन हमें जो पोटेंशियल का डेफिनेशन था उसमें चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से P तक लाना था। तो हम लोगों ने क्या करना है, तो हम लोगों को कहना है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इन्फिनिटी से P वाला जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा P से इन्फिनिटी वाले वर्क डन के, और P से इन्फिनिटी वाला वर्क डन था कितना,
तो वो था माइनस का के क्यू क्यू नॉट बटे में आर, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस आ गया, तो यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बटे में आर, और ये आ गया इन्फिनिटी से पी वाला वर्क डन। तो इन्फिनिटी से पी वाला वर्क डन अगर आपको निकल गया है तो अब आप पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो आपको पता था कि भाई आपका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था किसी भी पॉइंट पे, वो क्या कहता था कि इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओ। तो भाई इसमें जो वर्क डन था वो हम निकाल चुके हैं। तो हमारा वर्क डन क्या आता था के क्यू क्यू नॉट बटे में आर और बटे में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, तो यहाँ से आपका जो पोटेंशियल निकल के आया है वो आ गया के क्यू बटे में आर। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया। सो बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत बार यूज़ होता है आपका। तो ये अभी तो हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा सिंगल चार्ज ही हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी अगर कहीं पर एक ग्रुप ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सपोज दैट ये एक चार्ज है आपका Q1, ये एक दूसरा चार्ज है Q2, ये आपका एक तीसरा चार्ज है Q3 और ये आपका एक चार्ज है Qn, और इन सभी की वजह से ये कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस आपको दे दिया गया R1, R2, R3 और Rn, और आपसे बोला गया कि इन सभी चार्जेस की वजह से बताओ पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो उसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से ही होता है। तो पॉइंट P के आसपास ये सारे चार्जेस रखे हैं ना, तो इन सभी की वजह से पोटेंशियल होगा। और ध्यान रखिएगा पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ सिंपल एल्जेब्रिक सम होना, उसके अलावा कुछ नहीं होना। तो अगर आप पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल देखना चाहते हो तो सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है बच्चों उसी का एल्जेब्रिक सम कर देना है। तो V1 हो गया के Q1 बटे में R1, V2 हो गया के Q2 बटे में R2 प्लस अप टू के Qn बटे में Rn। अब यहाँ पे k तो सब में है तो k आपका कॉमन निकल जाएगा, बाकी आपको दिख रहा है सबका सम हो रहा है। तो अगर सम हो रहा है तो एक समेशन का साइन लगा लो। बाकी देखो यहाँ पे Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Qn, यानी यहाँ पर Q के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगा है उसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया I, और मैंने कहा कि I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो 1 से लेकर n तक। और नीचे देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ Rn है, तो यहाँ भी तो वैल्यू लगातार बदल रही है। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया Ri। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन कंसेप्ट जो है वो सिर्फ इतना सा है कि भाई ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से ही होता है। ठीक है, और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आपको पॉइंट P का अगर टोटल पोटेंशियल देखना था तो सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आया उसका आपने एल्जेब्रिक सम कर दिया। और ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी चार्जेस हैं सारे पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को पता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो यहाँ से हमने ये पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ रही होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मस्त आप कर सकते हो चीज़ों को। तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट देखे थे, अब एक बार उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। ठीक है, ये आपका ईच लिखा हुआ है। ये बेसिकली ईच है, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, यानी हमें हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स बराबर हो। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट्टो, ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, और कह रहा है इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे बताइए पोटेंशियल क्या होगा।
तो देखो सेंटर आपको देखना है, तो यहाँ से आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और एक डायगोनल आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट है। सपोज दैट इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ O। तो इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल देखना है, और यहाँ इस रेगुलर हेक्सागन के हर एक वर्टेक्स पे जो आपने चार्ज रखा है वो +5 माइक्रोकूलम का है, यानी यहाँ भी +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ भी +5 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी, यानी हर जगह आपका +5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। और आपसे बोला गया कि पॉइंट O पर बताइए पोटेंशियल क्या होगा, और इसकी हर एक साइड की लंबाई दे दी है ना 10 सेंटीमीटर। तो सोचो ये जो लंबाई है ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये जो लंबाई है ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि अगर रेगुलर हेक्सागन है यानी इसकी हर एक साइड की लंबाई बराबर है, और अगर हर एक साइड की लंबाई बराबर है तो ये जितने एंगल्स हैं ये भी बराबर ही होंगे। तो आपको पता है ना टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 को अगर आपने 6 भागों में बांट दिया तो 60 का एंगल बनेगा ना। तो यानी कि ये एंगल जो है ये भी आपका 60 का हो जाएगा, ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का। अब सोचो अगर आपके सभी साइडों की लंबाई बराबर है तो ये आपका 60 का हो गया, ये आपका 10 का है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही जाएगा, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तभी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, तो आपको पता है किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो उसके आसपास रखे चार्जेस की वजह से होता है। तो ये जो पॉइंट O है इसके आसपास ये सारे चार्जेस रखे हैं, तो इन सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। और देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आप एक चार्ज की वजह से निकाल लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, क्योंकि ये सारे हैं तो पॉइंट चार्ज ही ना। और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला था V = KQ/R, यानी आपका पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे और दूसरा डिस्टेंस पे। तो चार्ज चेक कर लो सभी जगह सेम है, और डिस्टेंस ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, सारे 10-10 है। यानी अगर चार्ज हर जगह सेम है, डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो भी तो हर जगह सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक की वजह से पोटेंशियल निकालो और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये वाला मान लेता हूँ पॉइंट चार्ज है और मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल देखना है, तो KQ/R, तो K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। चार्ज जो था उसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10⁻⁻⁶, और जो डिस्टेंस R है इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उससे पहले तो जो गिवन है वो लिख लो और ये चेक कर लो कि सारी की सारी चीज़ें सेम सिस्टम में है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बना लो। जैसे आपका चार्ज जो था माइक्रो में था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई करा दिया। जो डिस्टेंस था हर एक साइड का वो 10 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का 10⁻² हो गया। बाकी इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 × 6 = 54, या 6 × 5 = 30, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 270 × में। अब यहाँ पे सोचो ये +1 है और ये -2 है, तो माइनस का 1 हो गया, ऊपर गया तो +1 हो गया, तो 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, तो 10⁻⁴। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7 × 10⁻+6। ठीक है, तो 10⁻+6, तो इतना वोल्ट आ जाएगा आपका पोटेंशियल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसमें हमारा ग्रुप ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट यूज हो रहा था कि ग्रुप ऑफ चार्जेस कैसे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें हमसे एक ग्राफ प्लॉट करवा रहा है कि भाई मुझे ये ग्राफ बनाकर दिखाइए क्या है। तो एक बार इस ग्राफ को खुद से प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर हमें अब दोबारा से देख लेना। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कहता क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, ये रिपीटेड हो गया यहाँ पे, शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, यानी हमें एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल और फील्ड का वेरिएशन बताना है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि भाई डिस्टेंस को चेंज कराओगे तो क्या कहानी बनेगी। तो यानी कि हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है किन दो चीज़ों के बीच करना है ये तो क्लियर हो गया।
भाई एक आपका जो वाई एक्सिस है उस पर हम फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिखा रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ जो बनाने हैं, ये बनाना तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से है ना, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था V = KQ/R, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था KQ/R², ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले में आप देखोगे तो इन R के साथ इन्वर्सली का रिलेशन है, बस फर्क ये है कि V R के इन्वर्सली है और E जो है वो R² के इन्वर्सली है। यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से घटेंगी। अगर मान लिया जाए मैं कहता हूँ कि व्हेन R = 1, तो जब R की वैल्यू को 1 कर देंगे तो V = KQ आ जाएगा, जबकि E जो है वो KQ/1 यानी KQ ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब R = 1 यानी R = 1 पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही बराबर आ गए ना। बट अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा के सपोज दैट 2 कर देता हूँ, तो व्हेन R = 2 तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा KQ/2 और जो हमारा फील्ड आएगा वो आ जाएगा KQ/2² यानी 4। तो आप देख रहे हैं ना कि जब R = 1 था तो दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस को आपने थोड़ा सा बढ़ाया पोटेंशियल हाफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया, यानी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें घटी हैं, ठीक है। तो आपको देखो 2-3 चीज़ें समझनी होती है। पहला तो ये है कि भाई ग्राफ कैसा बनने वाला है, तो अगर इन्वर्सली का रिलेशन है तो जब भी इन्वर्सली का रिलेशन दिखे तो हमेशा ग्राफ आपको ऐसा ही प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर E और V दोनों ही इन्वर्सली का रिलेशन शो कर रहे हैं, यानी दोनों के लिए ही जो ग्राफ है वो एक जैसा ही जाएगा, और जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स कट कर रहे होंगे वहाँ पर वैल्यूज़ बराबर होने वाली है। तो हमने अभी देखा कि R = 1 पे E और V दोनों बराबर थे, यानी R = 1 पे ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। बाकी अब इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप इस ब्लू वाली लाइन को देखोगे तो आपको दिखेगा ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो ज़्यादा तेज़ी से जो डिक्रीमेंट था वो तो फील्ड वाले में हो रहा था ना, यानी हमारा जो ब्लू लाइन है वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड लाइन है वो आपका पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कई बार आपके CBSE वाले एग्जाम में भी पूछा गया है और आपका NCERT में भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा था 2 ग्राफ्स आर ड्रॉन बिलो, यानी 2 ग्राफ्स हमें नीचे बनाए हुए हैं। शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद 1/R where R is the distance of the field point from the point charge, ठीक है, for 2 point charges Q1 and Q2। ओके, यानी कि ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखा रहे हैं 1/R के रिस्पेक्ट में, कि भाई 1/R के रिस्पेक्ट में V कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ R क्या है तो वो भी आपको बता रखा है कि R जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो दे रखा है, और 2 चार्जेस के लिए तो व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस। तो ये जो दोनों चार्जेस इनके साइन क्या है, तो इसके लिए आप ये समझिए कि ये जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है ये बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है ना। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए कि V = KQ/R। और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे कहीं चार्ज पे मोड लगा हुआ दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कि जब आपका पॉजिटिव का चार्ज होगा, जब Q आपका प्लस का होगा तो उस वक्त आपका पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, और जब Q आपका नेगेटिव का होगा तो उस वक्त आपका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी इतना समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के से हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज के से नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो प्लस का है, यानी पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई Q1 जो हमारा वो पॉजिटिव का चार्ज है, और Q2 की वजह से देखो नेगेटिव का पोटेंशियल, क्योंकि भाई ऊपर अगर प्लस का V है तो नीचे माइनस का V होगा ना। तो अगर Q2 की वजह से नेगेटिव का पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का वो तो हमने कर लिया कि व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस। अब इसके सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द 2 चार्जेस आर लार्जर मैग्नीट्यूड एंड वाई, यानी इनमें से कौन सा वाला चार्ज बड़ा है और क्यों है। तो अब हमें चार्ज देखना है क्या होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लो होता क्या है।
तो v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब जब भी आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा या तो v या तो 1 बाय आर, मतलब दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स में किसी एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर दो। तो मैंने 1 बाय आर की वैल्यू को फिक्स कर दिया, मैंने कहा 1 बाय आर मेरा ये होगा। तो अगर 1 बाय आर ये था तो Q1 चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल ये आया, तो इस पोटेंशियल को मैंने V1 कह दिया। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा V2 जो है वो ये आ जा रहा है, तो Q2 चार्ज के लिए पोटेंशियल है, इसे मैंने V2 कह दिया। अब देखो मैंने 1 बाय आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम की है, भाई Q1 चार्ज के लिए भी 1 बाय आर का वही वैल्यू है जो Q2 के लिए है। तो अगर मैं 1 बाय आर को कांस्टेंट कर दूँ तो सोचो ये जो लिखा हुआ है इसे मैं KQ इंटू 1 बाय आर लिख सकता हूँ। और अगर मैं 1 बाय आर को कांस्टेंट कर देता हूँ, यानी ये अगर मेरा कांस्टेंट हो जाए तो जरा बताइए V और Q में कैसा रिलेशन आएगा। तो पता चलेगा डायरेक्टली का रिलेशन, यानी जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो भाई पोटेंशियल मुझे कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, V2 पे। तो अगर V2 पोटेंशियल V1 से बड़ा है तो क्योंकि आपका V2 ग्रेटर देन V1 है, इसलिए Q2 जो होगा वो भी ग्रेटर देन V1 होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो Q2 चार्ज है वो लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है। सो बात क्लियर हो रही है, कौन सा चार्ज बड़ा है, तो ये हमने बता दिया कि भाई हमारा Q2 चार्ज बड़ा है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए तो उनमें से दो पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर को फिक्स कर लीजिए और दूसरे का वेरिएशन अपने आप समझ में है क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज जो मैंने आपको थ्योरी कराई इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए, और ये जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग से आलतू फालतू कराया जा रहा है। सो बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ खास करके जिन्हें आप हमेशा अपने साथ देखना चाहते हैं। पता चला आप हमारी वीडियोस देख देख के टॉप मार जाओ और आपके दोस्त बेचारे रह जाएं ऐसे ही, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, खूब मजे कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।